जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। ठीक, तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित की गई हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं इस लेसन की, और ये हमारा अंतिम लेसन है। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये पूरी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो एजुकेशन का सेकंड पेपर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो NCERT का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को पता रहता है, हिंदी में क्या है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, इसके उद्देश्य एवं कार्य को हमको संक्षिप्त में बताना है। ठीक, तो चलिए देखिए, इस परिषद का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के प्रसार एवं में गुणात्मक सुधार करना है। ठीक, दो चीज़ें कौन कौन सी? पहली तो आपकी स्कूली शिक्षा हो गई और सेकंड आपकी शिक्षक शिक्षा हो गई। ठीक, टीचर्स एजुकेशन। तो इनमें क्या दोनों चीज़ों में प्रसार करें और उनमें सुधार, और सुधार कैसा हो? गुणात्मक सुधार हो। और परिषद का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा, ठीक है, स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के प्रसार में गुणात्मक सुधार करना और सरकार को समय समय पर सलाह देना है, और साथ ही सरकार की नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना है। इसके उद्देश्य एवं कार्यों को हम क्रमबद्ध रूप से समझ सकते हैं। ठीक, पहला है कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप और उनके स्तर मान को निर्धारित करना। सेकंड है क्या शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना और उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना। ठीक, थर्ड क्या है कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। फोर्थ है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। फिफ्थ है कि प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कौन कौन से संशोधन हैं इनको भी देखते हैं। कि पहला क्या है कि भाई वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको OBB कहते हैं, को शेष सभी स्कूलों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के स्कूलों में लागू किया जाए। सेकंड है कि नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। थर्ड है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। ठीक, वर्ष 1993-94 में इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया है, जिसमें कम से कम 3 कक्षा कक्ष, ठीक, 3 कक्षा कक्ष 3 अध्यापक की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को TLM मतलब टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, TLE, ठीक, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स अर्थात शिक्षण और अधिगम से संबंधित सामग्री प्रदान करने और इनमें नियुक्त किए गए शिक्षकों हेतु धनराशि क्या प्रदान की गई थी। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विद्यालयों को ना कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, और ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ वस्तुएं जैसे कि शिक्षक उपकरण, कक्षा कक्ष सामग्री जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब चार्ट हो गया, खेल सामग्री व खिलौने हो गए, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट जैसे पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण में जैसे रेडियो और भी चीज़ें हैं ना, पुस्तकालय है तो पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण। ठीक, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी, शिक्षकों के लिए ब्लैक बोर्ड। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये सामान या ये सुविधाएं मतलब स्कूलों में प्रोवाइड कराई जाती हैं।
तो ये तो इजी हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पी मोस्ट, ठीक, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद करना है कि पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा बताइए, या पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। या ऐसे ही बन सकता है कि पी मोस्ट का आप फुल फॉर्म लिखिए, पूरा नाम अंग्रेजी में बताइए। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशंस फॉर स्कूल टीचर्स। एक बार फिर से, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक। तो पी मोस्ट का ये फुल फॉर्म याद जरूर कर लीजिएगा। तो NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में पी मोस्ट का प्रारंभ किया गया, 1986 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक। जो NEP है 1986 की, तो उसकी जो मूल संस्तुतियाँ हैं उनसे अवगत कराना क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया है। एक तो भाई प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा क्या है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, ठीक। प्राथमिक और माध्यमिक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, मतलब जो पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की बात पर जोर दिया गया। पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कौन कौन सी भाई रूपरेखा है। पहला नंबर क्या है, विद्यालय तक कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। मतलब जो विद्यालय और कक्षाएं कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा तथा जो कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया, ठीक। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। फोर्थ है कि अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक। तो ये बात हो गई पी मोस्ट के संदर्भ में। आगे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, से SOPT कहते हैं। तो ये कब प्रारंभ हुआ और इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक। तो देखते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993 और 94 में, डेट याद कर लीजिएगा, 93 और 94 से किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य क्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक, ट्रेनिंग के लिए है। प्राथमिक शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण को क्रमबद्ध व्यवस्था में एक निश्चित विधि के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है, जिसमें NCERT के विशेषवत तथा शिक्षक राज्य शिक्षा एजेंसियों के मुख्य मार्गदर्शकों को प्रशिक्षण देने, मुख्य मार्गदर्शक संदर्भ व्यक्तियों को और संदर्भ व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण या प्रशिक्षित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 से 94 के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रशिक्षण के लिए NCERT नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व भी सौंपा गया और NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से क्या किया गया, इस कार्यक्रम का संयोजन किया गया या करता है। प्रतिवर्ष 4.4 मतलब 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर
वर्ष 1993-94 में ये प्रारंभ किया गया। ठीक, इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो इसी SOPT से संबंधित है। तो SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताना है, क्यों ये कार्यक्रम लाया गया। तो NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। ठीक, SOPT के कारण में पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रीय अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ है कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने देखे SOPT के कारण के रूप में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य तथा इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो कुछ उद्देश्य निम्नवत हैं, इनको हेडिंग वाइज देखेंगे। तो पहला तो यही हो जाएगा कि जो विद्यालय है, ठीक, सुलभ करना, विद्यालय सुलभ करना। तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। सेकंड है नामांकन। तो वर्ष 2006 से 11 जो वर्ष या वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना। उपलब्धि प्राप्त करना, तो वर्ष 2000 तक, ये तो पुराना आंकड़ा है। ठीक, विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। सतत शिक्षा, तो लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं। कौन कौन से? पहला तो एक प्रबंधकीय कार्य है, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रबंधकीय और अकादमिक। तो समझते हैं पहले प्रबंधकीय व्यवस्था। तो प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। ऐसे ही अकादमिक व्यवस्था में देखेंगे कि प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT, जनपद पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे आप लोग डैट के नाम से जानते हैं, विकास खंड पर ब्लॉक संसाधन केंद्र जिसे BRC कहते हैं, तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी NPRC की स्थापना की गई है। तो ये आप जरूर याद करिएगा कि कौन से स्तर पर किस शिक्षा की व्यवस्था की गई है अकादमिक स्तर पर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य की बात करें तो पहला कार्य आ जाता है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन करना। मतलब जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, इनके बीच में है, तो उनका नामांकन 100% कराना। विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना। सेकंड है शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संयोजन करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करके शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। थर्ड क्या हो जाएगा कि चयनित जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र को संचालित करना मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के संदर्भ में संक्षेप में हमें लिखना है। ठीक, तो DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके 3 मुख्य कार्य हैं। तो पहला क्या है, भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना। सेकंड है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। थर्ड है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना था उनके राश अवरोध में कमी लाना। तो ये 3 हो गए। और इस परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो पहला है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना। सेकंड है सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। थर्ड है बेसलाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति स्तर में 25% तक
तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। फोर्थ है ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना अथवा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। तो ये 4 पॉइंट हैं जो परियोजना के उद्देश्य में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के हमें उद्देश्य बताना है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। सेकंड है बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। थर्ड है कि 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके तथा समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है तथा प्रत्येक विद्यालय में रैंप का निर्माण किया जाए जिससे शारीरिक रूप से विकलांग छात्र का रिक्शा अध्ययन तक पहुँच सके। विद्यालयों में रुचिपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे कि बालक एवं बालिकाएं विद्यालय की ओर आकर्षित हो सके। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु जिला परियोजना कार्यालय द्वारा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा उनकी मांग के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक। सातवां है कि कार्यक्रम द्वारा विद्यालय में उन गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो सामाजिक कौशलों का विकास करती हैं। आठवां है कि कार्यालय द्वारा छात्रों में जीवन कौशल का विकास किया जाता है। इसके लिए शिक्षण व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सफल नागरिक बन सके। तो इन पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, वो है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से लाभ क्या है या विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक। तो ये आया हुआ प्रश्न है तो इसको अच्छे समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा, मतलब NCERT की बात हो रही है, द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम। ठीक। मतलब ऐसा कार्यक्रम जिसके द्वारा विद्यालय, मतलब बच्चे जो हैं विद्यालय के प्रति क्या हों, आकर्षित हों। और प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह के अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। और विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। और इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भलीभांति समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास कर सके। ठीक। इसके आगे और भी है। शिशु शिक्षा केंद्रों अथवा आंगनबाड़ी केंद्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो 5+ के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं और इन बच्चों को विद्यालय में समायोजित होने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि भाई ये 2.5-3 वर्ष तक के बच्चे शिशु केंद्रों पर जाते हैं। धीरे धीरे समय से जाना और आना, केंद्र पर कुछ समय तक बैठना, वहाँ के क्रियाकलापों में भाग लेना, कार्यकर्ती के निर्देशों के अनुसार काम करना, साथ ही बच्चों के साथ व्यवहार करना आदि सीखते हैं। इससे जब वे प्राइमरी विद्यालयों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ के वातावरण और कार्य को समझने में कठिनाई नहीं होती। अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा के द्वारा वे कब और क्या सीख लेते हैं इसका उन्हें आभास तक हो पाता है।
शिशु के सीखने की प्रक्रिया के शुरू से ही ध्यान देकर हम आसानी से उन्हें अनेक बातें सिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण अवधि के पूर्व विद्यालयी कार्यक्रम के स्थान पर प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 क्षेत्रों की तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है। कौन से क्षेत्रों में? पहला तो वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी, दूसरा है शैक्षिक तैयारी, तीसरा है मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। गीत, खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए तैयार करना है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वह संपूर्ण साक्षरता अभियान का उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो ऐसा करते हैं, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा हम यहीं शुरुआत करेंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में इसी लेसन के अगले पार्ट में। ठीक, जो भी बचा है आने वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।